हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ गिल रेस्पिरेशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस पर हमने डिस्कस किया था गिल के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से जो गिल का अरेंजमेंट होता है, गिल स्लिट्स का, या आप कह सकते हो गिल पाउच का इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है गिल्स में वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इस पे कार्टिलेजिनस फिशेस में किस तरह से जो गिल है वो रेस्पिरेशन करेगा, और इन केस ऑफ बोनी फिशेस जो है कि वहाँ पे किस तरह से क्या होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में। ठीक है, ऑलमोस्ट गिल का स्ट्रक्चर इनका सेम रहता है, बट जो इनका मैकेनिज्म है कि किस तरह से गिल से रेस्पिरेशन होगी वो दोनों में कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोनी फिशेस में काफ़ी डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, तो हम करते हैं लेट्स टॉपिक शुरू। इन इलाज़्मोब्राइंस, ठीक है, इलाज़्मोब्राइंस आप कह सकते हो फिशेस की वो कैटेगरीज होती हैं जिसपे कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, अब कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट उसमें कहती हैं शॉक्स हैं। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि जो शॉक्स होती हैं ये भी एटलीस्ट आप कह सकते हो 2 या 3 डिफरेंट टाइप से क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं थ्रू गिल्स। ठीक है, फर्स्ट जो मैकेनिज्म होता है वो होता है बक्कल पंपिंग के, बक्कल पंपिंग के प्रोसेस से वो क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी। देन फिर आता है क्या, रैम वेंटिलेशन के, रैम वेंटिलेशन से कैसे करेंगे। फिर रैम वेंटिलेशन पे भी आते हैं, एक आते हैं फैकुल्टेटिव और एक आता है ऑब्लिगेटरी जो होगी रैम वेंटिलेशन। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हम शुरू करते हैं अभी बक्कल पंपिंग से कि बक्कल पंपिंग क्या है। सम शार्क्स particularly those that are not active swimmer such as nurse and bull-headed shark। ठीक है, जो बक्कल पंपिंग का प्रोसेस है गिल से रेस्पिरेशन करवाने का वो उन शार्क्स में होता है जो एक्टिव स्विमर नहीं होता, मतलब जो आप कह सकते हो कंटिन्यूसली जो स्विम नहीं कर सकती। ठीक है, जिसके एग्जांपल आप कह सकते हो कि नर्स और बुल हेड शार्क। ठीक है, दिस मेथड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द buccal mouth muscles that actively draw water into the mouth and over the gills। ठीक है, बक्कल पंपिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो बक्कल मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो बाहर वाला वाटर है वो शार्क के माउथ के अंदर इंटर हो, देन उसके बाद उनके गिल से क्या हो वो क्रॉस करे। ठीक है, अलोइंग द शार्क्स टू रिस्पायर वाइल रिमेनिंग स्टिल। ठीक है, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये एक्टिव स्विमर नहीं है, मतलब कि ये लगातार कंटिन्यूसली स्विम नहीं करती, ये बीच में थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकती हैं। तो इसलिए ऐसी शार्क जो एक्टिव स्विमर नहीं है, जो रेस्ट के टाइम भी क्या कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती हैं, वो कौन से प्रोसेस से करती हैं, वो करती हैं बक्कल पंपिंग के प्रोसेस से। ठीक है, सिंपली इस पे क्या हो रहा है कि बक्कल मसल्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो ड्रॉ कर रही हैं वाटर इनटू दी आप कह सकते माउथ या उसके बक्कल कैविटी में। देन उसके बाद वहाँ से वो मूव करा ओवर द गिल्स, और गिल्स में क्या और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन वो प्रोसेस का कौन सा आ जाएगा, बक्कल पंपिंग है। ठीक है, अब ये कह रहा है इन्हीं शॉक्स पे दीज शॉक्स आल्सो हैव प्रोमिनेंट स्पाइरेकल। ठीक है, स्पाइरेकल हमने पहले इस पे डिस्कस कर लिया कि स्पाइरेकल इनके जस्ट आई के पीछे वाला स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि ओपनिंग होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पेयर ऑफ जो गिल है वो रिड्यूस्ड हो जाता है या मॉडिफाइड होकर वो स्पाइरेकल का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, या उसको हम कह रहे हैं क्या, रेस्पिरेटरी ओपनिंग। क्यों कह रहे हैं, ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द आई, और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये अलो करती है फिश को टू पुल इन वाटर वाइल बरीड अंडर सैंड। ठीक है, जब ये आप कह सकते हो कि रेस्टिंग कंडीशन पे हो या अगर ये फीडिंग करी हो किसी ग्राउंड सरफेस में और इसका हेड वाला रीजन सैंड के अंदर एम्बेडेड हो, जहाँ से वाटर तो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वाटर जाएगा तो सैंड भी जाएगी, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने स्पाइरेकल या रेस्पिरेटरी ओपनिंग को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि वाटर उस स्पाइरेकल या रेस्पिरेटरी ओपनिंग से इनकी बकल कैविटी पे एंटर होगा, देन गिल से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप्स ऑफ आपके रेस्पिरेशन की, जिसको हम कह रहे हैं रैम वेंटिलेशन। इस पर हम कह रहे हैं अदर शॉक्स यूज
रैम वेंटिलेशन, ठीक है। व्हाट इज रैम वेंटिलेशन? ये वो होता है कि जो आप कह सकते हो दे वेंटिलेट देयर गिल्स बाय स्विमिंग वेरी फास्ट विद देयर माउथ ओपन, ठीक है। फर्स्ट वाले टाइप पे हमने ये कहा कि जो वाटर होगा वो बकल कैविटी पे कैसे इंटर करेगा, कि जो उनके बकल कैविटी के मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वाटर को बकल कैविटी के अंदर ड्रा करने के लिए, या आप कह सकते हो सक करने के लिए, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होगा कि बकल मसल्स जो हैं वो इनके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वाटर को माउथ के अंदर इंटर करने के लिए। इस पे सिंपली क्या होगा कि जो ये वाली शॉक्स हैं ये लगातार क्या करती है, स्विमिंग, मतलब क्या होगा, कंटिन्यूसली स्विम करेंगे। ये जब तक जिंदा रहती हैं तब तक इनको लगातार क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करना पड़ता है, ठीक है। देन जैसे ये लगातार स्विमिंग आगे वाटर की तरफ चलेंगे, जो वाटर होगा वो डायरेक्टली इनके माउथ के अंदर इंटर होगा, क्योंकि माउथ इनका क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अब इसकी कौन सी एग्जाम्पल, जैसे सम शार्क से कह रहा है, जैसे टाइगर शार्क होगी, कैन स्विच बिटवीन बकल पंपिंग एंड रैम वेंटिलेशन, ठीक है। एक तो हमने बोल दिया कि हो गया बकल पंपिंग से रेस्पिरेशन, एक हमने बोल दिया रैम वेंटिलेशन। अब रैम वेंटिलेशन पे भी कुछ ऐसी आप कह सकते हो कि शार्क होती हैं जो स्विच करती हैं दोनों तरह की, आप कह सकते हो कि गिल रेस्पिरेशन पे, ठीक है। कुछ टाइम वो बकल पंपिंग से क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, और कुछ टाइम वो रैम वेंटिलेशन से क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, ठीक है। जिसकी एग्जांपल कौन है, टाइगर शार्क, ठीक है। अब आते हैं ओब्लिगेट रैम वेंटिलेटर्स। ये वो तरह की शार्क होंगी जिनके पास आप कह सकते हो कि बकल कैविटी के जो मसल्स होंगे, जो आप कह सकते हो कि वो रिड्यूस्ड होंगे या वो नॉन फंक्शनल होंगे। अगर वो रिड्यूस्ड हैं या वो नॉन फंक्शनल, इट मीन्स ये बकल पंपिंग से कभी भी रेस्पिरेशन नहीं कर सकती। इनको हमेशा रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए, रैम वेंटिलेशन का मतलब इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ेगी विद देयर माउथ्स ओपन। जब इन तक इनका माउथ ओपन रहेगा, लगातार स्विमिंग करेंगी तो वाटर इनके माउथ के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा। जैसा यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, इस तरह से इनका वेंट्रल में क्या होता है, माउथ होता है, और जैसे ये शार्क आगे की तरफ लगातार स्विम करती जाएगी तो वाटर इनके माउथ के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर इस शार्क ने स्विमिंग करना बंद कर दिया तो आप कह सकते हो कि ये सांस के बिना ही मर जाएगी। सांस के बिना इन द सेंस आप ये कह सकते हो, अगर ये स्विमिंग नहीं करेगी तो वाटर, चाहे इसका माउथ ओपन रहेगा बट वाटर इनके माउथ के अंदर इंटर नहीं होगा, तो ये रेस्पायर नहीं कर पाएगी, या तो ये ड्रोन, मतलब कि अब पानी के अंदर ही शार्क डूब जाएगी, या आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर ढंग से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अगर ये स्विमिंग को रोक देगी, ठीक है। इट मीन्स ये ऐसी शार्क हैं जब तक ये जिंदा रहेंगी विदाउट एनी रेस्ट, ये लगातार क्या करती रहेंगी, स्विमिंग करती रहेंगी, ठीक है। और इस कैटेगरी के शार्क हम कहते हैं ओब्लिगेट रैम वेंटिलेटर, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है रेस्पिरेशन का, इनको रैम वेंटिलेटर से ही क्या करनी है, रेस्पिरेशन करनी है। तो उसके लिए इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ेगी काफ़ी तेज़ी से, और माउथ इनका परमानेंटली क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। अब इस कैटेगरी में कौन आती है ओब्लिगेट रैम वेंटिलेटर पे, इससे में आती हैं ग्रेट वाइट शार्क, मैको एंड वेल शार्क, ठीक है। ये वो हैं जो ओब्लिगेट रैम वेंटिलेटर, जिनको लगातार क्या करनी है, स्विमिंग करनी है, अदरवाइज वुड इंडीड डाई हो जाएंगी फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ़ दे स्टॉप स्विमिंग। जो हमने पहले क्या दिया, अगर ये स्विमिंग रोकेंगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक। इट मीन्स कि शार्क को इनके इस कंडीशन पे लगातार जब तक ज़िंदा रहना है, उसको विदाउट एनी रेस्ट क्या करनी है, स्विमिंग करनी है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, अगर ये गिल्स पे तो हो गया रेस्पिरेशन की बात, अब किस तरह से जो ब्लड है वो पंप होगा, गिल्स तक पहुंचेगा, गिल्स वहाँ से ऑक्सीजन को पिक करेगी और थ्रोट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। जिस पे हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ट्रेवल्स टू दी एस शेप्ड हार्ट, ठीक है। जो ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, वो कैसा होगा, एस शेप्ड हार्ट होता है, जिसके पास दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। एक ही होता है इनके पास आप कह सकते हो वेंट्रिकल, और एक ही होता है इनके पास आरिकल। उसके अलावा इनके पास कुछ एसेसरी आप कह सकते हो कि चैम्बर्स होंगे,
वो यूज़ होंगे। बट अगर हम मेन हार्ट की बात करें तो उनके पास दो ही चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम हेयर द ब्लड इज पम्प, ठीक है। अब हार्ट से ब्लड क्या होगा, पंप होगा थ्रू वेंट्रल एरोटा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा पार्ट है इसका, वेंट्रल एरोटा का, ठीक है। अब वेंट्रल एरोटा होगा, इसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो ब्रांचेस का क्या नाम है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और ये हर एक गिल के अंदर क्या करेगी, इंटर करेगी, ठीक है। और इसी के ओपोजिट से दूसरी तरफ से किसकी फॉर्मेशन होती है, इफ्रेंट। एक है आपका एफरेंट जो गिल्स के अंदर जा रही है, कहाँ से निकल के, वेंट्रल एरोटा से। दूसरा सेम उसी तरह का ओपोजिट पे अरेंजमेंट एक और आर्टरीज को होगा जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ये वो होंगी जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी हर एक गिल से और एक ही डॉर्सल एरोटा से, फिर उसको थ्रू आउट द बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इट मीन्स वेंट्रल एरोटा में जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपको रेड में नज़र आ रहा है इसमें होगा डॉर्सल एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि फ्रॉम हेयर मतलब कि जो हार्ट से ब्लड पम्प्ड होगा थ्रू द वेंट्रल एरोटा से, कहाँ पे होगा, टू दी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में। फिर एज द ब्लड रीच द गिल, जैसे गिल्स में पहुंचेगा इट इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द वाटर, जो हमने कहा था या तो वो बकल पंपिंग से बाई वाटर को अंदर ला रही है और फिर उसके बाद गिल्स में वो वाटर जा रहा है और ऑक्सीजन वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, या रैम्प वेंटिलेशन के प्रोसेस है, गिल्स में क्या हो रही है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। देन फिर उस ऑक्सीजन को कौन पिक करेगा, जो यहाँ पे ब्लड क्या हुआ है, पंप हुआ है, ठीक है। देन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड वाया द इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरीज इनटू द डॉर्सल एरोटा, ठीक है। अब जैसे ब्लड यहाँ से पंप हो गए एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से गिल में पहुंचा, देन उसके बाद फिर इसको किसने पिक किया, यहाँ से इफ्रेंट ब्रैंकियल आर्टरीज ने, और वो जैसे यहाँ से ब्लड एफरेंट से इफ्रेंट में गया वो डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड में। वो क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे क्या पिक करेगा, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जो वाटर बक्कल पंपिंग के प्रोसेस से या रैम्प वेंटिलेशन के प्रोसेस से इनके गिल पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, ठीक है। फिर डॉर्सल एरोटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पे क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। देन वंस डीऑक्सीजनेटेड, जैसे ब्लड पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से उसने पिक करके, तो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। द ब्लड रिटर्न्स थ्रू दी, फिर पोस्टीरियर कार्डिनल जो वेन होगी वो सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे ड्रॉप करेगी, पोस्टीरियर कार्डिनल साइनोसिस पे के चैम्बर में। देन ऑन टू दी हार्ट वेंट्रिकल, सबसे पहले कलेक्ट होगा पोस्टीरियर कार्डिनल साइनोसिस में, फिर उसके बाद ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा और आगे उसका कौन सा चैम्बर प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल का, ठीक है। फिर देन वेंट्रिकल से दोबारा आरिकल, आरिकल से फिर दोबारा इंटर करेगा वो किस पे, वेंट्रल एरोटा पे, और पूरा ये साइकिलिंग का क्या होगा, अगेन दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है तो फास्टर द शार्क मूव्स थ्रू द वाटर द मोर एफिशिएंट दिस प्रोसेस बिकम्स, ठीक है। जैसे शार्क जितना तेज़ी से मूव करेगी थ्रू द वाटर उतना ही तेज़ी से या उतना ही आप कह सकते हैं एफिशिएंटली ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसका चलेगा, ठीक है। The direction in which the blood flows is always opposite to that of the water, ठीक है। This allows the maximum amount of oxygen to pass from the water to the blood and is called counter current flow, ठीक है। ये हमने अपनी पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो गिल्स हैं, गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस एफिशिएंटली इसलिए होता है क्योंकि वो क्या फॉलो करती हैं, काउंटर करंट फ्लो, ठीक है। काउंटर करंट फ्लो को हमने क्या कहा था कि जिस पे क्या हो, ओपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हो क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट किसका, देखो यहाँ से जो ब्लड होगा अगर वो अपवर्ड की तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ से जो वाटर होगा वो डाउनवर्ड की तरफ क्या चलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर ब्लड अप साइड की तरफ जा रहा है तो वाटर आ रहा है डाउनवर्ड की साइड, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बट ये जो दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की मूवमेंट होगी ये बिल्कुल क्लोज कंटेक्ट की होती है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो जो वाटर यहाँ गिल से क्रॉस करेगा, जैसे गिल लैमेले से क्रॉस करेगा डाउनवर्ड की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड पिक कर लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी
वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के हो जाएगी वाटर में, और वाटर फाइनल यहाँ पे डाउन की तरफ आके जो फाइनल इनकी ओपनिंग होगा वहाँ से इनकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसकी काउंटर करंट क्या हो रहा है कि एक फ्लूइड अगर अपवर्ड की तरफ चल रहा है ब्लड, तो वाटर जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ चलेगा, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जितना एफिशिएंटली वर्क करेगा उतना ही आप कह सकते हो अच्छा वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होगा। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं इन बोनी फिशेज। ये तो हमने डिस्कस किया कि कार्टिलेजिनस फिशेज में किस तरह से क्या होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बोनी फिशेज में किस तरह से होगा। इन कंट्रास्ट टू मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इन विच ऑक्सीजन फ्लो अक्रॉस द लंग इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हैं, जो लंग्स उनका मेन ऑर्गन है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, उस पर कैसा फ्लो होता है बाई डायरेक्शन, मतलब लंग से ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, और वहीं से हम आप कह सकते हो एयर को बाहर की तरफ भी क्या कहते हैं एक्सपेल करते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ फिशेस वहाँ पे हमेशा क्या था ऑक्सीजन फ्लो इन फिशेस इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे एक ही बार क्या होगा, जो एक ही डायरेक्शन पे क्या होती है ऑक्सीजन क्या करेगी फ्लो कर, मतलब वाटर अगर एक ही साइड से इंटर होगा दूसरी साइड से सीधा बाहर हो जाए, कभी भी वो रिवर्स डायरेक्शन पे वो नहीं चलेगा। इसलिए इनके कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल क्या होगा फ्लो होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वाटर इज ऑलवेज सक्ड इन थ्रू दी माउथ, हमेशा माउथ से जो वाटर अंदर की तरफ सक होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास माउथ के अलावा कोई और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कोई और स्ट्रक्चर का मतलब है स्पाइरेकल या रेस्पिरेटरी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती इन केस ऑफ बोनी फिशेस। ठीक है, एंड एग्जिट बाय वे ऑफ द अपर कुलर ओपनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। ठीक है, माउथ से वाटर इंटर होगा और अपर कुलर ओपनिंग से जो वाटर होगा वो इनकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, द हेड ऑफ ए फिश कंटेन्स टू कैविटी, जो हेड होगा फिश का उसके पास दो तरह की कैविटीज़ होंगी, जो दो तरह की कैविटी प्रेजेंट होगी, बट दो तरह की कैविटी को अलग कौन करेगा एक दूसरे से, वो करेंगे गिल्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो दो कैविटी कौन सी होंगी, वो होती हैं इसकी बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, और दूसरी होती है इसकी कौन सी अपर कुलर और गिल कैविटी। ये अपर कुलर हम वर्ड क्या यूज़ करें, मैंने जब पहले वाली वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बताया था इन केस ऑफ बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, वहाँ पे मैंने आपको बात कहा था अपर कुलम, जिसको हम कह रहे थे गिल कवरिंग। ठीक है, इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस वहाँ पे हमने कहा था कि गिल्स के को एक्सटर्नली बाहर से कवर करने के लिए कोई तरह की कवरिंग नहीं होती, जिसको हम अपर कुलम कह रहे हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस वहाँ पे क्या होता है, गिल्स को एक्सटर्नली कवर करने के लिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं अपर कुलम। ठीक है, और वही अपर कुलम इन केस ऑफ बोनी फिशेस क्या क्रिएट करते हैं वहाँ पे अपर कुलर कैविटी, या जिसको हम कह रहे हैं कि गिल कैविटी। ठीक है, इन्हीं दोनों कैविटी की वजह से ही जो है बोनी फिशेस में क्या होती है रेस्पिरेशन होती है थ्रू गिल्स। ठीक है, अब जो इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको हम चार फेजेस में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो हर एक फेज का अपना एक साइकिल होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज है इसको हम कहते हैं अपर कुलर सक्शन पंप, सेकंड फेज है व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस, थर्ड फेज है बक्कल प्रेशर पंप, फोर्थ होता है व्हेन द प्रेशर इज रिवर्स। ठीक है, और वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों कैविटी में चेंजेस आएंगी, वाटर कैसे फ्लो करेगा, देन उसके बाद उसको फ्लो एक कैविटी से दूसरी कैविटी में फ्लो करने में या किस तरह से कोई फोर्सेस वहाँ पे उसको एक्सपेल आप कह सकते हो कि कह सकते हो प्रेशर डालेंगी या किस तरह की फोर्स लगेगी कि एक कैविटी से जो वाटर दूसरी कैविटी पे वो मूव करेगा। ठीक है, वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, आप पहले यहाँ पे डायग्राम पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम पहले बात करेंगे दो तरह की कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये जो पोर्शन है ये है इसकी कैविटी नंबर 1, जिसको हम कह रहे हैं कि बक्कल कैविटी। ठीक है, सेकंड हम कह रहे हैं अपर कुलर कैविटी। अपर कुलर कैविटी मतलब ये आ गया इसका अपर कुलम का पार्ट जो इनके गिल को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और ये जो पोर्शन है ये वाला गिल के आगे और अपर कुलम के अंदर की तरफ ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, इसका अपर कुलर कैविटी या गिल कैविटी। ठीक है, ये आगे
बकल कैविटी, ये आ गई अपर कुलर कैविटी। इन दोनों को अलग कौन करे, ये जो गिल्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके आप क्या सकते हो, राइट वाली साइड पे भी प्रेजेंट होगी और लेफ्ट वाली साइड पे भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन यहाँ पे वाटर को अंदर की तरफ रेगुलेट करने के लिए प्रेजेंट होंगे, आप कह सकते हो बक्कल वाल्व या ओरल वाल्व। और यहाँ से ये जो आपको आर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये होता है अपर कुलर वाल्व। ये अगर इस तरह से भी क्लोज है, इसका मतलब ये भी क्लोज है। और जब ये यहाँ से लाइन हटेगी तो ये आप कह सकते हो कि ये अपर कुलर वाल्व क्या होगा, ओपनिंग होगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि बोथ दी बक्कल एंड अपर कुलर कैविटी एक्सपेंड, ठीक है। अब ये एरो दिखा रहा है, अगर ये एरो आगे तरफ जा रहा है इट मीन्स कि ये जो अपर कुलर कैविटी है ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने से क्या होगा कि इस कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो। और आपको पता होना चाहिए अगर किसी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो उसका प्रेशर उसके ही प्रोपोर्शनली क्या होता है, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपर कुलर कैविटी भी एक्सपेंड करी है, इसका प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। देन यहाँ पे बक्कल कैविटी, अगर इस तरह का ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करे कि बक्कल कैविटी भी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अब ये एक्सपेंड होगी इट मीन्स कि यहाँ पे भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और अपर कुलर कैविटी भी एक्सपेंड करी है तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की फॉर्मेशन होगी तो जो वाटर होगा बाहर से हायर प्रेशर से मूव करेगा टूवर्ड्स दी लोअर प्रेशर, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर से मूव करेगा टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब इस फर्स्ट फेज में क्या होगा कि जो वाटर है वो पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। नेगेटिव प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ कि बक्कल कैविटी एक्सपेंड हुई, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इसका प्रोपोर्शनली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, माउथ इनका ओपन है, ओके, ठीक है। देन अपर कुलर वाल्व इस कंडीशन पे इसका क्लोज है, बक्कल कैविटी इसकी एक्सपेंड कर रही है, अपर कुलर कैविटी भी इसकी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, माउथ इनका ओपन रहेगा जिससे वाटर पॉजिटिव प्रेशर आउटसाइड दी बक्कल कैविटी से मूव करेगा टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ बक्कल कैविटी, क्योंकि वहाँ पे क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव प्रेशर। अब ये जो नेगेटिव प्रेशर होगा बक्कल कैविटी का इस अपर कुलर कैविटी से थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए जो वाटर सबसे पहले यहाँ फिल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा। नेक्स्ट फेज़, फर्स्ट फेज़ में हमने कहा कि यहाँ से माउथ ओपन है, बक्कल कैविटी एक्सपेंड कर रही है, अपर कुलर कैविटी एक्सपेंड कर रही है और अपर कुलर वाल्व क्या हो रहे हैं, क्लोज हैं, ठीक है। अब सेकंड फेज में क्या होगा कि यहाँ पे माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे वाटर इस बक्कल कैविटी पे फिल हो गया, अब वाटर को हमने मूव करना टूवर्ड्स द गिल की तरफ, ठीक है। अब इस फेज में, सेकंड फेज में क्या होगा, माउथ हो जाएगा इनका क्लोज, अपर कुलर वाल्व इनकी अभी क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक। मतलब कि वाटर तो इंटर हो गया बट उसको बाहर जाने की जो ओपनिंग है वो अभी भी क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, ठीक है। माउथ भी क्लोज हो गया और अपर कुलर वाल्व भी हैं वो क्लोज है। अब क्या करेगा, जो इसकी बक्कल कैविटी है अब ये करेगी कंट्रैक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्क था, आर्क पे हमने कहा था कि ये क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और जब ये आर्क बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तो इसका मतलब ये बक्कल कैविटी क्या करिए, अब एक्सपेंड वो कंट्रैक्ट करिए। अब ये यहाँ से और यहाँ से क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, जिससे वॉल्यूम हो जाएगा इसका कम। अगर वॉल्यूम कम होगा, जो वाटर इंटर हुआ उस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और वो हाई प्रेशर बक्कल कैविटी से जब पॉजिटिव प्रेशर बक्कल कैविटी से मूव करेगा टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि अपर कुलर जो कैविटी है वहाँ पे क्या डेवलप है, अभी भी नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि ये अभी भी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे अभी भी डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बक्कल कैविटी यहाँ से कंट्रैक्ट होगी, वॉल्यूम इसका कम होगा, जो वाटर अंदर होगा उस पर डेवलप होगा पॉजिटिव प्रेशर, तो ये पॉजिटिव प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव अपर कुलर कैविटी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसलिए जो वाटर है बक्कल कैविटी से हर एक गिल लैमली से क्रॉस होके इंटर होना शुरू हो जाएगा अपर कुलर कैविटी में। वो कैसे हुआ कि बक्कल कैविटी ने कंट्रैक्ट होके वॉल्यूम को कम किया, बक्कल कैविटी के वॉल्यूम को कम किया, जिससे प्रेशर इनका इंक्रीज होना शुरू हो गया और पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हुआ। बट अपर कुलर कैविटी एक्सपेंड हो रही थी, वॉल्यूम
इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इसका अभी भी ड्रॉप हो रहा था, तो पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ क्या होगा, वाटर फ्लो करना शुरू करेगा और वो गिल में से क्रॉस होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जब गिल से क्रॉस करेगा तो यहीं पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड यहाँ से अपर की तरफ जा रहा होगा और वाटर अपर से अपर कूलर कैविटी की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज कि काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड फेज का जो क्रिस्प है वो क्या होगा, माउथ इनका क्लोज है, अपर कूलर वाल्व अभी भी क्लोज है, बकल कैविटी कंप्रेस हो गई और अपर कूलर कैविटी अभी भी इसकी क्या कर रही है, एक्सपेंड करे, तभी तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। प्रेशर ड्रॉप होने से जितना वाटर बकल कैविटी में होगा वो इसका प्रेशर ड्रॉप वाली जो नेगेटिव प्रेशर में फिल होना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड फेज में क्या होगा। फर्स्ट फेज का मैं दोबारा बताता हूँ, माउथ ओपन हुआ, बकल कैविटी एक्सपेंड करी थी, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, अपर कूलर कैविटी भी एक्सपेंड करी थी, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, बट बकल कैविटी का ज़्यादा होगा प्रेशर ड्रॉप, जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिव प्रेशर की फॉर्मेशन। अपर कूलर वाल्व क्लोज, वाटर इंटर हुआ, माउथ क्लोज हुआ, बकल कैविटी ने फिर क्या किया, कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करने से अब यहाँ पे प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर की फॉर्मेशन होगी। पॉजिटिव प्रेशर जो इंटर हो जाएगा इसके अपर कूलर कैविटी में, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये कैविटी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, जिसपे यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर बकल कैविटी से गिल लैमेले को क्रॉस करता हुआ इंटर हो जाएगा अपर कूलर कैविटी में। ठीक है, अब थर्ड फेज में कॉमन क्या चीज़ रहेगी, माउथ यहाँ पे भी क्लोज रहेगा, यहाँ पे लगातार जो वाटर का बकल कैविटी का वो अभी भी पुश होता रहेगा यहाँ से गिल लैमेले से, और जितना वाटर को वो सारा इस अपर कूलर कैविटी में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड चेंज अब यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे अपर कूलर कैविटी एक्सपेंड करी थी अब ये भी क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। ठीक है, कंट्रैक्ट होगा और सेकंड जो अपर कूलर वाल्व है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ऐसा आर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल क्या हो गया, ओपन हो गया। इट मीन्स कि थर्ड फेज का क्रिप्स क्या होगा, माउथ इनका अभी भी क्लोज्ड है, अपर कूलर वाल्व थर्ड फेज में ओपन हो जाएंगे, बकल कैविटी अभी भी कंप्रेस हो रही है और अपर कूलर कैविटी इसका क्या रहेगा, कंप्रेसिंग। ठीक है, अब बकल कैविटी ने कंप्रेस किया, सारा वाटर पुश होके कहाँ पे आ गया, नेगेटिव प्रेशर की तरफ, जो सेकंड फेज में हुआ था। अब थर्ड फेज में जब इसका अपर कूलर कैविटी में सारा वाटर फिल हो गया तो यहाँ पे अब अपर कूलर कैविटी है, अब वो भी क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। कंट्रैक्ट होने से जितना वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होगा, तो उस हाई प्रेशर से जब पॉजिटिव प्रेशर से क्या होगा, अपर कूलर वाल्व पे फोर्स पड़ेगी, अपर कूलर वाल्व ओपन हो जाएगा और सारा का सारा वाटर जो अपर कूलर कैविटी में था वो इस अपर कूलर वाल्व से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस इस पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ फेज पे हम देखेंगे क्या हो गया। फर्स्ट फेज का आपने देख लिया कि माउथ ओपन है, देन उसके बाद फिर माउथ क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे माउथ क्लोज हुआ, अपर कूलर कैविटी एक्सपेंड करना शुरू करेगी, अपर कूलर वाल्व ओपन हो गया। अब लास्ट फेज पे क्या होगा, जो हम कह रहे हैं कि अब बकल कैविटी, अब तो ये पूरा प्रोसेस मैंने वाटर इंटर भी हुआ, बकल कैविटी से गिल्स में गया, गिल्स से अपर कूलर कैविटी और अपर कूलर कैविटी से बाहर हो गया। अब इस साइकिल को दोबारा से रिपीट होना है, तो रिपीट होकर दोबारा से जो प्रोसेस होंगे वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। जो माउथ यहाँ पे क्लोज था वो माउथ दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बकल कैविटी दोबारा से क्या करेगी, आप क्या एक्सपेंड करेगी, दोबारा से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो दोबारा से प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा और बाहर से पॉजिटिव प्रेशर से वाटर दोबारा से इस बकल कैविटी पे इंटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट साइड बाय साइड क्या होगा कि जो अपर कूलर कैविटी है ये अभी भी क्या कर रही है, यहाँ पे कंप्रेस करी। कंप्रेस मतलब कि यहाँ पे भी क्या डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है कैविटी का और जो वाटर अभी भी इसके अंदर आ गया तो उस पर हाई प्रेशर जब पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, इसलिए कुछ वाटर इस ओपनिंग से तो बाहर जाएगा, साइड बाय साइड कुछ वाटर बैक फ्लो से इस पॉजिटिव प्रेशर से टूवर्ड्स दी आप कह सकते हो नेगेटिव प्रेशर बकल कैविटी पे भी इंटर होना शुरू हो जाएगा। बट ये उतना ज़्यादा वाटर नहीं होता, या कि ये भी कह सकते हो कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है बैक फ्लो का, ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब फोर्थ फेज पे क्या हो गया, माउथ भी ओपन हो गया, बकल कैविटी एक्सपेंड करेगी, अपर कूलर कैविटी अभी भी इसकी कंप्रेस करिए और अपर कूलर वाल्व इसके क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि जो ये अपर कूलर वाल्व होंगे ये क्लोज हो जाएंगे
और अपर कूलर कैविटी भी क्या करेगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दोबारा से ये जो साइकिल है ये आ जाएगा इस फेज पे। माउथ ओपन होगा, बकल कैविटीज की एक्सपेंड करेगी, अपर कूलर कैविटी भी एक्सपेंड करना शुरू कर देगी और वाल्व इसका क्या हो जाएगा, क्लोज। और ये फेज इसके दोबारा से आप कह सकते हो ये पूरे फेज का जो साइकिल है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल आपने बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरह से जो बकल कैविटी और अपर कूलर कैविटी में नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर कैसे बनेगा। जब भी ये कैविटी एक्सपेंड करेंगी तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, जब भी वो कैविटी कंट्रैक्ट करेंगी वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव प्रेशर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से जो बोनी फिशेस में आप ये कह सकते हो कि बक्कल कैविटी और अपर कूलर कैविटी या बक्को अपर कूलर पंप के प्रोसेस से क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है द टाइमिंग ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ द बक्कल एंड अपर कूलर कैविटीज इंश्योर्स दैट द प्रेशर इन द बक्कल चैम्बर एक्सीड दैट ऑफ द अपर कूलर चैम्बर थ्रू आउट नियरली ऑल ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भी टाइमिंग होगी एक्सपेंशन और कंट्रक्शन की किसकी, बक्कल और अपर कूलर कैविटी की, वो ये इंश्योर करती है कि जो प्रेशर है वो हमेशा बक्कल चैम्बर में या बक्कल कैविटी में हमेशा थोड़ा कम ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू द अपर कूलर चैम्बर, क्योंकि बक्कल चैम्बर से ही जो वाटर है वो टूवर्ड्स से अपर कूलर चैम्बर या अपर कूलर कैविटी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अगर उसका प्रेशर बक्कल कैविटी का हमेशा कम रहेगा अपर कूलर चैम्बर से, तो वाटर कभी भी बक्कल चैम्बर से अपर कूलर चैम्बर की तरफ मूव नहीं करेगा। इसलिए बक्कल चैम्बर का जो आप कह सकते हो कि प्रेशर है वो हमेशा थोड़ा क्या रहेगा, हाई ही रहेगा हमेशा अपर कूलर चैम्बर से। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिस क्रिएट्स ए नियरली स्टडी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द बक्कल चैम्बर टू द अपर कूलर चैम्बर, क्योंकि जो इसका पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा बक्कल चैम्बर में वो हमेशा फिर नेगेटिव प्रेशर अपर कूलर चैम्बर की तरफ क्या करेगा, वाटर को फ्लो करवाएगा। जैसे वाटर बक्कल चैम्बर जब बक्कल कैविटी से चलेगा तो वो हमेशा गिल लैमली को क्रॉस करेगा, विच हैव ब्लड फ्लोइंग। और गिल लैमली में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और जैसे ब्लड फ्लो होगा वो वाटर जैसे गिल लैमली से क्रॉस करेगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस, जिसको हम कह रहे हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिससे फिर फाइनली क्या होगा कि ऑक्सीजन पीक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ उनकी बॉडी से अपर कूलर वाल्व से बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ गिल रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोनी फिशेस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।